नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताना। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ। देखिए मार्केट कंटीन्यूअसली एक प्रेशराइज़ क्रिएट होता देखने को मिला है क्योंकि इस प्रेशराइज़ इंडियन मार्केट के ऊपर कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। ग्लोबली मार्केट के ऊपर नेगेटिव न्यूज़ है जिसके चलते मार्केट के ऊपर थोड़ा-सा अभी भी प्रेशराइज़ बनता हुआ देखने को मिला है और मुझे लगता है ये प्रेशराइज़ थोड़ा-सा कंटिन्यू हो सकता है। तो इस सिचुएशन में जितने सारे लोग ट्रेडिंग पर्पस में काम करते हैं मतलब एज ए स्विंग ट्रेडर्स के हिसाब से काम करते हैं तो उसका उसके ऊपर क्या राय होने वाला है और जो जो कंपनीज के ऊपर ट्रेड मैंने ले चुका हूँ मतलब मैं खुद ट्रेड लिया हुआ हूँ जो मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ और उस कंपनी को और मैं क्या करने वाला हूँ मैं इस वीडियो के अंदर आपको शेयर करूंगा तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो फर्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है टाटा इलेक्ट्रिक। देखिए टाटा ग्रुप के एक पुराना कंपनी भी है उसके साथ साथ देखा जाए तो टाटा ग्रुप के आईटी सेक्टर के मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडस्ट्रीज में नंबर वन कंपनी है। तो टाटा इलेक्सी के ऊपर दो पॉइंट्स आपको याद रखना है। इस कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है देखिए प्रोमोटर के बाद जो होल्डिंग्स है वो सबसे ज्यादा पब्लिक के पास है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये आएगा कि सर पब्लिक के पास ज्यादा होल्डिंग है बीआईएस और एफआईएस के पास क्यों नहीं है? क्योंकि इस तरीके से कंपनी के ऊपर तो इंस्टीट्यूशन के सबसे ज्यादा होल्डिंग होना चाहिए था। देखिए इसके पीछे एक रीजन भी है वो रीजन मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे कोई भी गड़बड़ी नहीं दिखेगा। कंपनी का जो बिजनेस प्रोडक्ट है जहाँ पे आप कंपनी का आप देख सकते हैं कंपनी किसके ऊपर काम करते हैं टाटा इलेक्सी प्रोवाइड इंटीग्रेटेड सर्विसेज फ्रॉम रिसर्च एंड स्ट्रेटजीज। आप देखेंगे तो रिसर्च एंड स्ट्रेटजीज के ऊपर कंपनी काम करते हैं टू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल डिजाइन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साथ ही साथ आप देखेंगे तो वैलिडेशन एंड डेवलपमेंट इस सप्लाई मतलब सपोर्ट एंड नेटवर्क डिजाइन स्टूडियोज के ऊपर ग्लोबल डेवलपमेंट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। और आप सभी जानते हैं कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के ऊपर भी काम करना स्टार्ट कर चुके हैं बहुत दिनों से। तो ये सारे प्रोजेक्ट कंपनी के फ्लेवर में है फिर भी इसके ऊपर इंस्टीट्यूशन इसीलिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि इस कंपनी के ऊपर काम ना करने के पीछे एक रीजन है वो है टीसीएस। देखिए एक ही ग्रुप के दो कंपनी जब होता है ना हमेशा बड़ी इंस्टीट्यूशन बड़ी कंपनी को चूज करते हैं। जैसे टीसीएस नंबर वन कंपनी है और इंडिया के नहीं एशिया के नंबर वन कंपनी है और वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट आईटी सॉल्यूशंस कंपनी है। तो इतने बड़े कंपनी के ऊपर जहाँ पे कंपनी टीसीएस भी अच्छा खासा रिजल्ट पब्लिश कर रहे हैं अच्छा खासा रिटर्न भी दे रहा है उसी तरीके से यहाँ पे भी देखेंगे तो जो टाटा एलेक्सी है वो भी देखिए अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी दिया 5 साल में 3 साल में 10 साल में 50% के ऊपर प्रॉफिट देना कोई आम बात नहीं इतनी कोई छोटे मोटे बात नहीं। इस बात को आपको याद रखना है। कंपनी का सेल्स का ग्रोथ कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी का ग्रोथ सब कुछ आपको बेस्ट दिखेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है आप जानते हैं कंपनी का लास्ट कुछ फ्यू डेज में जो डिलीवरी का डेटा है वो अलग लेवल में देखने को मिला। तो डिलीवरी कितना है 54% 50% के आसपास डिलीवरी देखने को मिला है। तो जितना डिलीवरी हो रहा है उस बेसिस में बता दूं कि कंपनी का जो ग्रोथ ऑफ जंप है वो अपकमिंग टाइम्स में अच्छा खासा जंप होने का यहाँ पे चांसेस देखने को मिलेगा। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा क्योंकि कंपनी के ऊपर एक टेक्निकली जो चार्ट पैटर्न्स बना है जहाँ पे मैंने एंट्री भी लिया था और मैंने आपको मेंशन भी किया था कि करेक्शन होने के बाद भी आपको क्या करना चाहिए। देखिए यहाँ पे शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना इसको कहा जाता है रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। आपको मैं बता दूं यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया और उसके बाद देखिए थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद यहाँ पे क्रैश हुआ था। क्यों? क्योंकि मैं पहले भी आपको बताया था कि ये लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन बनेगा क्योंकि इसी लेवल से कंपनी के ऊपर एक बिग क्रैश देखने को मिलेगा। तो इसी क्रैश होने के कारण यहाँ पे कहा जाता है इस जगह पे सप्लाई जोन है। तो सप्लाई जोन को वो ब्रेक नहीं कर पाया नीचे आया फिर से वो देखिए धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है उसका ब्रेक करने का कोशिश भी करेगा। अगर इसको ब्रेक कर पाए तो इजीली वो 8648 का जो प्राइस है वहां तक टारगेट अचीव कर सकते हैं जो टारगेट बन सकता है 20% के आसपास। तो मैं जरूर कहूंगा यहाँ पे इस सिचुएशन को आपको देखना पड़ेगा इस सिचुएशन को आपको फॉलो अप करना होगा। तो टाटा इलेक्सी के ऊपर मैं तो बहुत बुलिश हूँ। आपका क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है इन्फोएज। देखिए इन्फोएज जिसको आप नौकरी.com से जानते हैं इस कंपनी के ऊपर अभी क्वार्टरली रिजल्ट जो आना आना था अभी तक फाइनली क्वार्टरली रिजल्ट नहीं आया। फाइनली जो रिजल्ट आएगा उसका डेट अनाउंसमेंट हो चुके हैं
रिजल्ट कब का देखने को मिलेगा? 7th नवंबर में। 7th नवंबर में इसका रिजल्ट आने वाला है और मैं इस रिजल्ट के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ, क्योंकि इस रिजल्ट को मुझे जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस रिजल्ट में कुछ चेंजिंग हुआ कि नहीं हुआ वो मुझे बहुत जानना जरूरी है। क्योंकि पहले जो कंपनी का रिजल्ट हुआ था, यहाँ पे देख सकते हैं बिग लॉस हुआ था। पिछले 2 क्वार्टर पे पिछले चले जाएंगे तो कंपनी को 500 करोड़ का लॉस हुआ था। अभी क्वेश्चन ये आएगा कि सर कंपनी का क्या बिजनेस खराब हो गया जिसके चलते कंपनी का इतना बड़ा लॉस हुआ था? बिल्कुल नहीं। कंपनी का कोर जो बिजनेस है, कंपनी का जो मदर बिजनेस है, उसमें कंपनी का कोई भी लॉसेस नहीं हुआ। कंटिन्यूसली कंपनी प्रॉफिटेबल में था। कंपनी का एक्चुअली लॉस हुआ अदर्स इनकम में। अदर्स इनकम मतलब कंपनी खुद को अलग अलग जगह पे बिजनेस को बड़ा करने के लिए दूसरे कंपनी को वो खरीदारी करके रखे हैं, जिसका इम्पैक्ट डायरेक्टली अदर्स इनकम में उसको लॉस झेलना पड़ेगा। देखिए, मान के चलिए आपका भी एक बिजनेस है और आप अलग दो छोटे छोटे कंपनीज के ऊपर भी निवेश करके रखे हैं, तो वो कंपनी अगर प्रॉफिट करेगा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, वो कंपनी लॉस करेगा तो आपको भी लॉस झेलना पड़ेगा। तो वही सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिला। वो सारे कंपनी ज्यादा से ज्यादा कंपनी लॉस किए, जिसके इम्पैक्ट आपको नेगेटिविटी में देखने को मिला। आपको इसी बात के बेसिस में जरूर कहूंगा कि जब रिजल्ट आएगा तो एक बहुत बड़ा कुछ इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो और एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है कि कंपनी का इस बार रिजल्ट थोड़ा सा अच्छा खासा आ सकते हैं। अभी कितना अच्छा आएगा तो वो तो आपको दिखेगा यहाँ पे। उससे पहले कंपनी का जो डिलीवरी डेटा है उसके बारे में बात करूँ तो डिलीवरी मुझे उतना खास देखने को नहीं मिला। तो एक डाउन साइड का डिलीवरी ट्रेंड है, क्योंकि इस कंपनी के डिलीवरी का जो डेटा है आप देखेंगे तो 60 to 50% के आसपास डिलीवरी उठ रहा था। अभी कंटिन्यूसली वही रेंज को नीचे जाते हुए देखने को मिला 38% के आसपास। तो डिलीवरी में यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है। तो कभी कभी रेज भी हो रहा है, कभी कभी ड्रॉप भी हो रहा है, कभी कभी फेल भी हो रहा है डिलीवरी। तो इस तरीके से सिचुएशन चलते रहेंगे जब तक रिजल्ट ना आए। तो रिजल्ट आने के लिए आप इंतजार करिएगा। जब रिजल्ट आएगा एक बड़ा धमाका होने का चांसेस यहाँ पे दिखेगा। अभी चलो मेन मुद्दे पे बात कर लेता हूँ। कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वहां पे आपको एक चीज बहुत शानदार लगेगा, वो है कंपनी का रिजर्व ग्रोथ। आप देखेंगे रिजर्व 10 साल पीछे चले जाएंगे, सिर्फ 400 450 करोड़ के आसपास रिजर्व था और आज कितना 13,000 करोड़ तक बन चुके हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, सर पिछले बार 17,000 करोड़ का रिजर्व था, वो इस बार घट क्यों गया? क्योंकि उसके पीछे एक रीजन भी है। कंपनी की जो मतलब आप देखेंगे कंपनी के जो बोरिंग्स है उसके बारे में बात करें तो कंपनी का जो कर्जा था पिछले बार कितना था 64 करोड़ और इस बार कितना बना 108 करोड़। उसके साथ साथ एक चीज और भी आपको मैं दिखा दूं, कंपनी का जो प्रॉफिट फ्रॉम बोरिंग्स है वो कितना 1-2 करोड़ आपको दिख रहा है और वो 1-2 करोड़ कंपनी यहाँ पे रिपेमेंट भी कर दी है। मगर परचेज फ्रॉम शेयर्स तो सॉरी प्रॉफिट फ्रॉम शेयर्स में आप देखेंगे तो 1900 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। और यही डेटा के कारण कंपनी के ऊपर यहाँ पे बैलेंस शीट में आपको रिजर्व में कुछ चेंजिंग देखने को मिला। फिर भी कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़कर चला गया। कंपनी का फिक्स्ड एसेट जो नेगेटिव में था वो बढ़ के हो चुके हैं पॉजिटिव में, और उसके साथ साथ कंपनी का जो ट्रेड्स पेबल है वो भी बढ़ा। तो फिक्स्ड एसेट का सॉरी माफी चाहता हूँ, कंपनी का फिक्स एसेट यहाँ पे है, वहाँ पे तो नॉन कोलाटरल यूनिट्स है। तो फिक्स एसेट का जो परचेजिंग है आप देखेंगे तो 1000 करोड़ से थोड़ा सा घट के हो चुका 800 करोड़। तो कंपनी का देखिए इस बार 1000 करोड़ क्यों हुआ था, पिछली बार के तुलना से 1000 करोड़ क्यों हुआ था? क्योंकि कंपनी ने उस टाइम में सबसे ज्यादा फिक्स एसेट को परचेज किए थे। अभी फिक्स एसेट को परचेज किया, जिसके चलते कंपनी का जो रिजर्व था उस रिजर्व में थोड़ा सा रिजर्व को बेचना पड़ा फिक्स एसेट को परचेज करने के लिए। मान के चलिए आपके बैंक में 5 लाख रुपया है, तो अगर आप कोई मान के चलिए कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदने चाहते हैं जिसका कीमत 50,000 है, तो उसको खरीदने के लिए आपको इस 5 लाख से ही तो पैसा डालना पड़ेगा। तो जो रिजर्व है उसको बेचकर आप कोई एसेट खरीदारी कर रहे हैं। तो एसेट खरीदारी मतलब करने का मतलब है कंपनी का जो रिजर्व है वो थोड़ा सा कम होता देखने को मिले। तो इसमें कोई चिंता करने का बात नहीं, इस तरीके से तो हमेशा अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। तो रही बात इंस्टीट्यूशन का, तो देखिए एफएस ने क्या किया, खुद का स्टेक को कंटिन्यू कर रहा है। डीएस ने खुद का स्टेक को थोड़ा सा बढ़ा चुके हैं और पब्लिक के पास भी होल्डिंग्स कंटिन्यू हो रहा है और प्रोमोटर के पास भी होल्डिंग थोड़ा सा यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला। अभी इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कंपनी के ऊपर कुछ शोल्डर कम शोल्डर, उसके बाद एक हेड बना, उसके बाद शोल्डर अभी तक फाइनली नहीं बना। तो मुझे लगता है शोल्डर जरूर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे इस लेवल को यहाँ पे कंफर्म करें तो एक बड़ा सा एक ब्रेकआउट हो सकते हैं। तो मैं इस एंटी लेवल के लिए इंतजार कर रहा हूँ, जब इस एंटी लेवल बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है आईडीबीआई बैंक। देखिए आईडीबीआई बैंक के बारे में बात करूं
तो इंडिया में जितने सारे प्राइवेट बैंक हैं उनमें से इस कंपनी के भी नाम देखने को मिलेगा। मगर एक चीज मैं आपको मार्किंग कर दूं, तो इस कंपनी का जो प्रोमोटर है वो प्रोमोटर कौन है? प्रोमोटर है गवर्नमेंट। इसके बारे में बात करूं तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास 49% का होल्डिंग है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास कितना 45% का होल्डिंग है। तो एक मजेदार बात आपको बता दूं, कंपनी के ऊपर आपको अच्छा खासा धमाका परफॉर्मेंस होने के बाद भी पब्लिक के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग्स दिखेगा, इंस्टीट्यूशन के पास ना के बराबर होल्डिंग है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक रीजन भी है। वो रीजन क्या है? देखिए, प्रोमोटर के पास 94% का होल्डिंग है। तो ओवरऑल बात करूं तो सेबी के रूल्स के हिसाब से किसी भी प्रोमोटर के पास 75% के ऊपर होल्डिंग्स नहीं होना चाहिए। अगर 75% के ऊपर होल्डिंग है तो उसको ओएफएस के माध्यम से, ऑफर फॉर सेल के माध्यम से बेचना पड़ेगा। और जिसके चलते मुझे लगता है इंस्टीट्यूशन अभी तक बाय नहीं किया। जब ये सारे शेयर बेचा जाएगा तो मतलब 75% के ज्यादा शेयर बेचा जाएगा, तब इंस्टीट्यूशन उस माल को वो खरीदारी करेंगे। अब इस कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो कंपनी का अलग लेवल का इस बार रिजल्ट देखने को मिला। धमाका जैसा रिजल्ट किया कंपनी ने। पिछले बार 4,900 करोड़ के आसपास सेल्स था, इस बार बढ़ के हो चुके हैं करीबन करीबन 6,000 करोड़ के आसपास। कंपनी एक्सपेंस को भी, इंटरेस्ट को भी पेमेंट किए, एक्सपेंस को भी मेंटेनेंस किए। एक्सपेंस को अलग लेवल के कंपनी मेंटेनेंस किया। पिछली बार 2,300 करोड़ का एक्सपेंस था, इस बार वो घट के हो चुके 1,600 करोड़ के आसपास। तो एक्सपेंस को अलग लेवल में कंपनी मेंटेनेंस किए, उसके लिए कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता चला हुआ देखने को मिले। 800 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 1,300 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखेगा। और मुझे सबसे जो बेस्ट पॉइंट लगा, कौन सा जानते हैं? एनपीए। कंपनी का एनपीए जो पिछले बार 1.16% के आसपास था, वो घट के हो चुके हैं सिर्फ 0.39%। तो यहाँ पे मुझे बेस्ट ऑफ परफॉर्मेंस देखने को मिला। और इस बेस्ट ऑफ परफॉर्मेंस के कारण मुझे लगता है लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंटिन्यूसली यहाँ पे बाइंग वॉल्यूम होता जा रहा है, मतलब कंटिन्यूसली डिलीवरी उठा जा रहा है। देखिए, मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, हम लोगों को इन डेप्थ कंपनी के बारे में पता नहीं चलता। जब सारे डेटा वेबसाइट के माध्यम से आते हैं तब पता चलता है। अगर इंस्टीट्यूशन वो पहले से ही कंपनी के ऊपर मैनेजमेंट के साथ बात करके सारे डेटा वो पहले से ले लेते हैं, जहां से उसको एक एडवांटेज मिल जाता है। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है उसको फॉलोअप करिए। तो रही बात कंपनीज के जो चार्ट पैटर्न्स है, उसके बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो आईडीबीआई बैंक के ऊपर मैंने एक ट्रेड मेंशन किया था। वो ट्रेड कुछ इस तरीके से था, यहाँ पे देख सकते हैं कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बना, यहाँ पे कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना, और फाइनली वो ब्रेकआउट भी हुए। और मुझे लगता है इसका जो प्रीवियस जो हाई है, लाइफ टाइम का जो हाई है, उस हाईलाइट टाइम के हाई के नीचे ही कंपनी का ट्रेड बना। और इस एंटी लेवल से अगर यहाँ तक टारगेट बने, और मुझे यहाँ पे 2 साल में भी अगर टारगेट मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो टारगेट है वो 73% के आसपास टारगेट बनने वाला है। तो यहाँ पे मैं टाइम जरूर दूंगा एज ए लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि इस कंपनी लाइफ टाइम हाई के नीचे ट्रेड बना रहा है, तो इसका मतलब हायर पॉसिबिलिटी है उस टारगेट को वो अचीव कर सकता है। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी को, वो जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है जय भारत मारुति लिमिटेड। तो ये कंपनी एक ऑटो इंश्योरेंस कंपनी है, छोटा सा कंपनी है, करीबन 1100-1200 करोड़ का। तो कंपनी में एक धमाका परफॉर्मेंस देखने को मिला। 2023 में मार्च मंथ में इसका प्राइस था 129, 130 रुपीज के आसपास बोल सकते हैं। वहां से कंपनी का जर्नी कहाँ तक हुआ? करीबन 350 के आसपास। तो कंपनी आपको फंड का 2x कर चुके थे, और 2x से ज्यादा कर चुके थे, इसीलिए कंपनी के बोर्ड ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया। वो क्या है? अभी आपको मिलने वाला है स्प्लिट। देखिए, कंपनी का डिविडेंड तो यहाँ पे सितंबर में आपको दे ही चुके हैं। अभी कंपनी स्प्लिट देने वाला है 26 अक्टूबर में, और वो भी कितना, हर मतलब यहाँ पे देख सकते हैं फेस वैल्यू जो मतलब न्यू फेस वैल्यू 2 रुपए होने वाला है, जो पहले 5 था। तो यहाँ पे कंपनी एक्स्ट्रा आपको स्प्लिट के हिसाब से शेयर देने वाला है। तो आप इस कंपनी के ऊपर इंटरेस्टेड है तो जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी कंपनी के ऊपर, मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पस में आपके सारे वीडियोस आपके साथ शेयर किया हूँ। तो प्लीज किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो थोड़ा सा रिसर्च करके, थोड़ा सा स्टडी करके काम करिएगा। तो वीडियो में कुछ जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।